Hi, I am Bhavik Thakkar. Welcome to Bititude. If you are more comfortable with English language, please hit the I button and it will take you to the English version of the exact same video. और अगर आप हिंदी लैंग्वेज से ज़्यादा कंफर्टेबल है तो फिर इसी वीडियो पे बने रहिए। देखिए, इस वीडियो को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया है। पहले हिस्से में हम बात करेंगे उस स्ट्रेटेजी की जिससे कि हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। एक्चुअली ये तीन हिस्से से बना हुआ है। जो पहला उसका पार्ट है वो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, यानी कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है उसको सॉल्व करने की एबिलिटी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको चाहिए स्पीड। सॉल्व तो कर लिया लेकिन वो बहुत ही स्पीड से भी करता आना होना चाहिए। और तीसरी चीज़ आपकी एग्ज़ाम रूम की स्ट्रेटेजी। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से हैं जो कि कंबाइन अगर आप करोगे तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास हो पाओगे। तो इस तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसके लिए हमें क्या वर्क करना है। ये हमारा होगा पहला हिस्सा। और जो दूसरा हाफ है, दूसरे हाफ में हम बात करेंगे जो आर्मी असिस्टेंट की एग्ज़ाम है, प्रीलिम एग्ज़ाम, उसका एक मॉक टेस्ट लेंगे। आपको पता है उसमें ये दोनों सेक्शंस आते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव एबिलिटी के क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। तो आपको आइडिया आएगा कि ये जो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो उसको अप्रोच कैसे करना है। रियल एग्जाम में जब आप वहाँ पे एग्जामिनेशन रूम में हो, आप उसको किस तरह से देखोगे, आपकी सोचने का तरीका क्या होना चाहिए, ये सब भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि ये बीटीट्यूड की जो स्ट्रैटेजी है जो आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास करा सकती है, वो एग्जैक्टली मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या चाहिए, अगर कोई भी एग्जाम में आपको पास होना है, उसको क्रैक करना है, पहले तो आपको चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। यानी कि जो क्वेश्चंस आते हैं उसको अगर आप सॉल्व ही नहीं करेंगे तो फिर पास होने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आप में आएगी कहाँ से? वो आएगी आपकी फंडामेंटल्स क्लैरिटी से, यानी बेस बनाना है। काफ़ी बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बेस पे ध्यान नहीं देते। हर एक चीज़, देखिए कोई भी क्वेश्चन जो आप सॉल्व करते हो ना, वो छोटी छोटी चीज़ों से बना होता है। उसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें करते हो, है ना। सबसे पहले क्या करते हो, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है उसको पहले समझते हो कि अच्छा इसमें ये चीज़ें दी गई है, परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट लॉस दिया है, क्या दिया है, आपको क्या निकालना पड़ेगा, कहाँ से जाना पड़ेगा, वो डायरेक्शन पूरी हम सोचते हैं, हाँ या ना। तो अगर कंसेप्चुअली क्लैरिटी नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा? समझ में आ रहा है? तो प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, उस स्टूडेंट्स को आती है जो फॉर्मूला रट्टा मारते हैं। ठीक है, वो नहीं करना है। आपको हर एक कंसेप्ट को उसके रियल मतलब में समझना है। पूरा उसका मतलब समझो, परसेंटेज का फॉर्मूला रट्टा मत मारो। समझ में आ रहा है कि अगर प्रॉफिट परसेंट दिया है तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस ढूंढने का फॉर्मूला रट्टा नहीं मारो, उसके लॉजिक को समझो तो अपने आप वो कर लोगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये है फंडामेंटल क्लैरिटी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपकी स्पीड। अब ये स्पीड कैसे आएगी? आपको फटाफट भी करना है ना। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि सिर्फ आंसर सही लगाओ, इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि उस आंसर को जो आपके कॉम्पिटिटर्स है उससे फटाफट आपका आंसर आना चाहिए। ये कैसे कर पाओगे? ये तब कर पाओगे जब आप लेटरल थिंकिंग डेवलप करोगे। ये लेटरल थिंकिंग होती क्या है? लेटरल थिंकिंग ये है कि जो नॉर्मल तरीका होता है वो नहीं, कोई हटके तरीका ढूंढना है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जो बाकी स्टूडेंट सोचते हैं वो नॉर्मल तरीका, लेकिन कुछ लोग जो हटके सोच लेते हैं वो थिंकिंग डेवलप करनी है। वो थिंकिंग हमारे अंदर कहाँ से डेवलप होगी ये समझते हैं। देखिए, ये लेटरल थिंकिंग जो है बेसिकली है क्या, एक चीज़ समझते, कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन आप ले लो, उसको सॉल्व करने के तरीके क्या होते हैं। या तो आप इक्वेशन से सॉल्व करते हो, है ना, जो आप x लगाओ y बनाओ इस तरह से सॉल्व करते हो, हाँ या ना। दूसरा तरीका क्या होता है, आप ऑप्शन से जाते हो, या तो एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी, है ना, आप ऑप्शन से जाते हो क्योंकि ऑप्शन होते हैं ना MCQs। तीसरा तरीका क्या होता है, यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट जो फॉर्मूला रट्टा मारते उस तरह से भी कर सकते हैं, और लेकिन हर एक क्वेश्चन नहीं कर सकते। और लास्ट मेथड क्या होता है, लास्ट मेथड होता है लॉजिक। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है ज़्यादातर। बट लेटरल थिंकिंग ये है कि जो आपको सब सिखाता है। तो बीटीट्यूड क्या करता है, ऐसा नहीं, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के जितने तरीके हैं ना हम सब सिखाते हैं। एक सिंपल सा फंडा याद करो,
अगर मैं आपको एक तलवार लेके भेज देता हूँ वॉर में, जाओ भाई लड़ो, तो वो लड़ो नहीं होगा, लड़ मरो ही होगा, है ना, मर ही जाएंगे फिर। पर अगर मैं आपको एक बंदूक भी दे दूँ, AK-56 भी दे दूँ, एक छुरी भी दे दूँ, एक भाला भी दे दूँ, समझ में आ रहा है ना, तो आप बहुत ही कंफर्टेबल रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो मैं और कुछ नहीं करता, बीटीट्यूड में आपको हर एक एंगल 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन को यहाँ से भी किया जा सकता है, यहाँ से भी किया जा सकता है। और जब आपका ये 360 डिग्री एंगल डेवलप होता है, बाद में वो क्वेश्चन देख के ही आपको पता चल जाता है कि कौन से मेथड से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। समझ में आ रहा है? तो यही हम सिखाते हैं, हम आपको सब सिखाएंगे। और तब जब आप सब सीखोगे तब आप खुद भी समझोगे, भले हम तो बताएंगे कि ये बेटर मेथड है, पर आप खुद भी वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लोगे और उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, लेटरल थिंकिंग। समझ में आ रहा है? तो ऐसा ही नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, हम वो आइडियाज़ भी आपको देते हैं और उसको एक्चुअली आपके माइंड में बोते हैं। उस आइडियाज़ को आपको उधार नहीं लेना पड़ता, आपको पूरी तरह से उसका लॉजिक समझाते हैं, जिससे कि आपके माइंड में वो एक तरीके से पूरा आपने उसको ग्रहण कर दिया अपने अंदर। क्लियर है? चलिए फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ ऑब्वियसली आती है एग्जाम रूम की स्ट्रेटेजी। यानी आप कितने भी अच्छे हो, आपने ये 2 पे बहुत वर्क कर दिया, आप परफेक्ट हो गए, है ना, लेकिन एग्जाम रूम में भी कुछ चीज़ें समझनी है, करनी है, उसका भी एक कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। वो चीज़ें क्या है देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, कुछ डूज एंड कुछ डोंट्स है। डूज यानी जो करने लायक चीज़ें हैं, डोंट्स यानी कभी भी नहीं करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है? अब करने वाली चीज़ क्या है? सबसे पहली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मॉक टेस्ट। सीधी सी बात है, मैं कोई जगह पे पहले गया ही नहीं, उस जगह पे अगर आज जा रहा हूं तो मैं कंफर्टेबल होऊंगा? नहीं, है ना, कभी भी कंफर्टेबल नहीं होऊंगा। वो बोलते हैं ना, बटरफ्लाइज इन द टमीज, है ना, मुझे एकदम बेचैनी फील होगी, क्योंकि मैंने कभी ऐसा एग्जाम दिया ही नहीं है, पहली बार ऐसी जगह पे हूं। पर अगर आपने उसी एग्जाम के टाइप के 10 मॉक टेस्ट पहले से दिए हैं तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा, आप काम होगे, आप स्ट्रेस में नहीं आओगे। समझ में आ रहा है? आप कंफर्टेबल होंगे, आप कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, किस टाइप का पेपर होने वाला है, वो सब आपको पता है। क्लियर है ना? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मॉक टेस्ट, सही 10 मॉक टेस्ट अच्छे आपको हर एक क्वेश्चन के, हर एक एग्जाम के पहले देने चाहिए। क्लियर है? ऑलराइट, तो ये पहला टेस्ट हो गया। दूसरी चीज आपको क्या करनी है? डिटैच योरसेल्फ। ये डिटैच का मतलब क्या होता है? आपको अलग कर दो। अलग कहाँ से कर दो? है ना, वो वैराग्य लेके आ जाना है। देखिए, आपने सुना है ना महेंद्र सिंह धोनी का नाम, उसको क्या बोलते हैं? हम कैप्टन कूल बोलते हैं। उसको कैप्टन कूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कहीं पे भी, कोई भी मैच में, कैसी भी सिचुएशन है, आपने उसका फेस देखा होगा, एकदम कूल रहता है ना, उसको स्ट्रेस नहीं आता। वो क्यों नहीं आता? उसका रीजन पता है? वो ऐसा कैसे कर लेते हैं? अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? उसके पीछे का लॉजिक ये है कि वो खुद को रिजल्ट से डिटैच कर ले। डिटैच मतलब अलग कर देना। वो सोचते ही नहीं है कि मुझे ये इंडिया को जिताना है, हराना है, नहीं सोचते। वो ये नहीं करते, वो ये सोचते कि मुझे मेरा काम करना है, मुझे अच्छी तरह खेलना है। समझ में आ रहा है? वो नहीं सोचते कि मैं जिताना है वगैरह, नहीं। तभी तो वो एकदम काम और कंपोज्ड दिखते हैं, क्योंकि उसको कोई स्ट्रेस ही नहीं है। अगर आप सोचते हो कि यार मुझे ये करना है, तो वो स्ट्रेस आता है। आप सोचते हो मैं मेरा काम करूं, बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए, है ना। तो ये वाला जो मेंटालिटी है वो डेवलप करना है। आपको पता है ना श्री कृष्ण ने क्या बोला है भागवत गीता में? उन्होंने भी तो ये चीज बोली है कि भाई कर्म की आशा मत रखो, सॉरी, कर्म किए जाओ, फल की आशा मत रखो, है ना। तो फिर फल आपको वो भगवान खुद दे देगा, जो आपके लिए बेस्ट होगा। काम करते जाइए, फल की चिंता मत करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको खुद को डिटैच कर दो, रिजल्ट आपको मिलेगा। क्लियर है? यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लान करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आपने प्लान नहीं किया कि एग्जाम रूम में कैसे करने वाले हो, तो आप 100 मॉक टेस्ट दे दो, कोई फायदा नहीं। ऐसे ही दिए जा रहे हो, कोई सोच ही नहीं रहे, उसके बाद में क्या फ़ायदा। तो मॉक टेस्ट देने के बाद आपको सोचना पड़ेगा, आप स्ट्रेंथ कहाँ है, वीकनेस कहाँ है, वीकनेस पे काम किया कि नहीं, ये सब चीज़ें है। क्लियर है? तो प्लान करो। यानी क्या? फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम में आपको पता है 45 मिनट्स में 80 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए 30-35 सेकंड ही मिलते हैं। तो आपको क्या करना है? एग्जाम में जैसे आप जाते हो, प्लान कर दो कि 30 सेकंड वाले, जैसे मेरे सामने क्वेश्चन आता है, अगर मुझे लगता है कि आई कैन मैनेज इट, मैं 30 सेकंड में इसको कर सकता हूं, तो ही उस पर ध्यान दीजिए। आपको लगता है 40-45 सेकंड लग जाएंगे, उसको क्या करेंगे आप? मार्क फॉर रिव्यू। अगर लगता है ये तो यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, उस पर क्यों टाइम अभी वेस्ट करो, उसको मार्क भी मत करो, छोड़ दो। होगा क्या पता है?
आप जब 30-30 सेकंड तो मैंने बोला है, होगा कि आप 25 सेकंड में भी काफ़ी क्वेश्चंस कर लेंगे। तो शायद आपको समझ में आ रहा है 50 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ना कि जो आप 25-25 मिनट में कर लोगे। समझ में आ रहा है, 25 सेकंड में, सॉरी, यानी आपको टाइम वही लगेगा कुछ, है ना, बहुत कम टाइम लगेगा, अराउंड शायद 22 मिनट लगेंगे और आप शायद 25 क्वेश्चन हो गए, सॉरी 50 क्वेश्चन हो गए। 22 मिनट में 50 क्वेश्चन हो गए। आपने जो टिक किए होंगे ना मार्क फॉर रिव्यू, ऐसे होंगे अराउंड 20-25 क्वेश्चन, उसमें आप अराउंड और 20 मिनट लगा दो, 25 क्वेश्चन और हो गए। समझ में आ रहा है, तो शायद और भी कुछ टाइम मिल जाए, जैसे 22 और 20 42 मिनट में, 3 मिनट में फिर जो बाकी 5 क्वेश्चन बचे जो आपको आइडिया ही नहीं है उसमें फिर थोड़ा ट्राई कीजिए। तो ये प्लान होना चाहिए हर एक एग्जाम के हिसाब से। इसमें जैसे पीओ में शायद अलग प्लान होगा, 30 सेकंड की जगह 40 सेकंड होगा, आईबीपीएस में शायद अलग प्लान होगा, मेंस में शायद अलग प्लान होगा, पर वो प्लान खुद बनाओ कि मुझे कैसे करना है, वो प्लान के हिसाब से मॉक टेस्ट में करो, आपको आइडिया आएगा कहाँ सही जा रहे हो कहाँ गलत, वो सब आपको खुद को करना है, क्योंकि हर एक का प्लान अलग होगा। क्लियर है? ऑलराइट देन, नेक्स्ट चीज कौन सी चीज नहीं करनी, ठीक है, आपको यहाँ पे एग्जाम रूम में क्या नहीं करना। पहली चीज, रीचेक नहीं करना। होता क्या है, स्टूडेंट्स को रीचेक करते, क्वेश्चन हो गया, बाद में भी लगता है यार सही हुआ कि नहीं हुआ, वापस चेक कर लेते हैं, है ना, ये होता है ना। ये क्यों होता है पता है? होता क्यों है? क्योंकि हम हमारी जो कैपेबिलिटीज होती है ना, हमारा जितना पोटेंशियल है उससे भी फास्ट करने जाते हैं। समझ में आ रहा है? अगर आपने अभी तक जब भी प्रैक्टिस की है कोई एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन 30 सेकंड लगाया है, आज आप एग्जाम है तो उसके प्रेशर में फिर 22, 23, 25 सेकंड में करने की ट्राई करते हो। समझ में आ रहा है? जब आप आपकी सेल्फ को वो खींचते हो, थोड़ा आउट ऑफ द लाइन जाते हो, फिर आपको लगता है यार बहुत जल्दी तो नहीं हो गया, कुछ मैंने बराबर जल्दी तो नहीं होगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, फिर आपको रीचेक करना पड़ता है। क्लियर है? उसमें आपके 10-15 सेकंड और जाते हैं तो 25 में 10-15 और जोड़ दो, 35-40 तो वैसे भी हो गए। उससे अच्छा आप 30 सेकंड में ही कर लेते, जो आपका काम कंपोज वाला नॉर्मल मेथड है। समझ में आ रहा है ना? तो जब हम जल्दी के चक्कर में क्या हो जाता है, ऊपर से गलत होने के भी चांसेस है, इसीलिए तो हम चेक करते हैं, और चेक करने के बाद पता चलता है हाँ यार देखो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो फिर नेक्स्ट टाइम आप वापस रीचेक करते हो, क्योंकि अब आपको लगता है मेरे से मिस्टेक होती रहती है। वो मिस्टेक इसलिए हुई थी क्योंकि आप आपके पेस पे काम नहीं कर रहे थे। तो आपने जो प्रैक्टिस की, सीधी एक सिंपल बात है, अगर सचिन ने पेडल स्विप की प्रैक्टिस ही नहीं की तो वो मैच में पेडल स्विप नहीं करेगा, है ना? समझ में आ रहा है? कोई भी शॉट अगर उसने पहले ट्राई किया है तो ही तो वो मैच में करेगा। तो आपको समझ में आ रहा है, आपको भी आपकी कैपेबिलिटीज को खींचनी चाहिए, स्ट्रेच करनी चाहिए, है ना? कैपेबिलिटीज के बाहर जाके मेहनत करनी चाहिए, एकदम फास्ट करने की ट्राई, लेकिन वो कब? प्रैक्टिस करते वक्त। प्रैक्टिस करते वक्त कुछ भी करो, लेकिन एग्जाम रूम में वही करो जिसकी आपने प्रैक्टिस की है, कुछ नया मत करो। क्लियर है? ये चीज क्लियर है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट चीज, एनालाइज पेपर। अब काफी फैकल्टीज भी बोलती है कि आपको एनालाइज करना चाहिए, यानी जब भी पेपर आता है पहले आप स्क्रीन पे थोड़ा बहुत देख लो, पूरे सब पेपर क्वेश्चन ऐसे घुमा घुमा के आपकी 1-1.5 मिनट बिगड़ जाएगी, लेकिन आपको आइडिया आ जाएगा क्या पूछा है क्या नहीं, आपको क्या करना है। अरे भाई मेरे हिसाब से आपको सभी क्वेश्चंस करने, है ना? ऐसा तो है नहीं कि आपके पास 200 क्वेश्चंस हैं तो आप फिर चूज कर सकते हो बेस्ट वाले, क्योंकि आपको करने तो 75 ही है, या 80 में से आप ज़्यादा तो कर नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 80 से 80 कर लोगे, पर आप करने मिनिमम 75 तो है ही। अगर आपको कॉम्पिटिटिव, आपको पता है कॉम्पिटिशन क्या है ना? तो आपके पास छोड़ने के लिए जब क्वेश्चन ही नहीं है, सभी को अटेम्प्ट करने ही है, तो फिर इसमें टाइम क्यों वेस्ट करना? समझ में आ रहा है? जस्ट क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन सोचो क्या मैं ये कर सकता हूँ 30 सेकंड में? कर सकते हो तो ठीक है, वरना फिर आपको लगता है 40-45 सेकंड में कर सकता हूँ, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो, नेक्स्ट करो, मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट, मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट। समझ में आ रहा है? बस यही करने जाना है ना? ये अगर अच्छी तरह किया तो मेरे हिसाब से ये नहीं करना चाहिए। फिर भी चॉइस आपकी, आप ये कर सकते हो, एनालाइज करके की ट्राई कीजिए कुछ मॉक टेस्ट में, कुछ में विदाउट एनालिसिस डायरेक्ट, जो मैंने कहा ऐसे कीजिए, देखिए कहाँ पे आपको फायदा हो रहा है। ठीक है? मेरे हिसाब से पर्सनली मैं ये मानता हूँ एनालाइज करने में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट, एनालाइज परफॉर्मेंस। ये भी स्टूडेंट्स बहुत करते हैं इन बिटवीन, जैसे एग्जाम दे रहे हैं इन बिटवीन सोचते हैं यार मैं कैसा कर रहा हूँ, मुझे देखने दो ना, कितने सेकंड हुए? 20 मिनट हुए, 20 मिनट में मैंने कितने किए? अच्छा इतने क्वेश्चन किए, अच्छा हाँ अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ। वो 30 सेकंड बिगड़ गए आपके, एक आध क्वेश्चन हो जाता इजीली, है ना? तो ये मत कीजिए, वो लास्ट में आपको सॉफ्टवेयर है, आपको बताने ही वाला है आपने कितने अटेम्प्ट किए कितने नहीं किए। आप आपका बेस्ट दो। समझ में आ रहा है ना? सचिन ने यही चीज एक बार बोली थी कि भाई आप सेंचुरी बनाते हो, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? तो बोलता है मैं सेंचुरी का सोचता ही नहीं हूँ,
है ना। इन बिटवीन कभी नहीं सोचता, मैं सिर्फ उस बॉल के बारे में सोचता हूँ कि नेक्स्ट बॉल में मैं क्या करूँगा। समझ में आ रहा है? तो वो उसका प्लान सिर्फ नेक्स्ट बॉल तक है, वो छोटे छोटे प्लान मिलके बड़ा प्लान बन जाता है। क्लियर है ना। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, इन बिटवीन टाइम वेस्ट ना किया जाए। ठीक है, ऑलराइट देन। देखिए ये हो गया हमारा फर्स्ट हाफ, ये आपकी स्ट्रेटेजी हो गई। अब सेकेंड हाफ में हम करने वाले कुछ क्वेश्चंस, यानी कि आरबीआई का जो मॉक टेस्ट है वो हम लेने वाले हैं। कौन सेक्शन वाले जो 40 क्वेश्चंस आएंगे उसको हम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हमेशा आप पोज कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं दोनों वर्जन यहाँ पे रख रहा हूँ। मैं यहाँ पे अभी हिंदी वाले वर्जन से देखता हूँ। देखिए बोला क्या है, केले के मिल्क शेक में केले का और दूध का अनुपात ये है। अब यदि इसमें 250 केला का मिलाया जाए, गूदा केला मिलाया जाता है, ओके, तो केला दूध की मात्रा से 2 गुना हो जाता है। अच्छा, दूध 2 पार्ट है, 2 भाग से डबल 4 भाग, यानी 1 भाग ही तो मिलाया होगा। तो ये 1 भाग आपको बोला है 250 मिलीलीटर है। पूछा ये है कि दूध की मात्रा कितनी, दूध तो ये 2 मिलीलीटर है, सॉरी 2 भाग है। तो 1 भाग जो मिलाया जाता है वो 250 है, तो 2 भाग कितना होगा, 500 होगा। बस खत्म। इसके लिए कुछ नहीं करना है, एक्स वाई जेड कुछ नहीं लेना है ना। शुरू हो जाते लोग 3x 2x वगैरह वगैरह नहीं करना। ये कब होगा, जब आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे और आपने वो स्पीड वाली चीज़ समझी होगी, है ना। तो इसीलिए बीटीट्यूड के वीडियोस देखा करें, ऐसे ट्रिक्स आपको मिलते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, वापस पहले आप कर लीजिए। देखिए कैसे किया जा सकता है। औसत 36 महीनों की औसत, बाद में कुछ 17 महीने की, 14 महीने की और बाकी के महीने की औसत कितनी होगी। ये क्वेश्चन जब भी आता है, मुझे पता है कंबाइंड एवरेज वाला फंडा है। हम क्या करते हैं, मैंने सिखाया है, हम ये करते हैं कि अच्छा एवरेज औसत ये है, हमारी जो औसत है वो 960 यानी 120 कम है। ऐसा कितनी बार है, 17 बार है। ओके, तो इतना हम एवरेज से पीछे जा रहे हैं। लेकिन ये 14 महीनों में एवरेज 1200 है, यानी 120 ज़्यादा है। ऐसा कितनी बार है, 14 महीने हैं। तो ये दोनों मिला के हुआ क्या, गिनना नहीं है, 120 तो कॉमन है। 120 इंटू -3 यानी -360। हम एवरेज से 360 पीछे चल रहे हैं, है ना। अगर हम एवरेज से 360 पीछे चल रहे हैं, यानी बाकी लोग जो भी बाकी महीने बचे हैं उसको 360 कवर करना पड़ेगा। बाकी महीने कितने बचे भाई, 17, 14, 31 हो गए। 36 में से 5 महीने बचे, तो 5 महीने को ये 360 यानी उनको ये एवरेज तो लाना ही है, 1080 वाला एवरेज, प्लस जो 360 लाना है, एक्स्ट्रा लाना है, वो 5 महीनों में डिवाइड हो जाएगा। तो आपकी एवरेज, सॉरी, है ना, तो आपकी एवरेज यहाँ पे 72 ऐड कर दो, 1152, यस ये रहा, है ना। तो यही, ये तो मैंने आपको समझाया है ना, बाकी इतना ही आप सीधा ये लिख लेते हैं। क्लियर है। तो ये चीज़ है भाई, ये सब टेक्निक्स है, ट्रिक्स है। अगर आप इस तरह नहीं करोगे तो ये एग्जाम में पास नहीं हो सकते। अगर आप ऐसे करते हो ना कि 36 को मल्टीप्लाई करो 1080, ये टोटल है, उसमें से 17 मल्टीप्लाइड बाई 960 माइनस कर दो 17 महीने का, फिर बाकी का 14 गुना 1200 वो भी माइनस कर दो, जो बाकी बच गया वो 5 महीने का डिवाइड बाई 5 करो, जो नॉर्मल मेथड है, तो हो चुका। उससे आप पास नहीं कर पाओगे एग्जाम, क्योंकि एफिशिएंट नहीं हो आप। क्लियर है। तो सब चीज़ें सीखनी है जो मैंने 3 चीज़ बताई। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो हर एक राज्य के 2 साल का कुछ क्या दिया है हमें, अरब रुपए में जो भी उसका इनकम दिया है ना, आय दिया है। अब देखिए 2011 में हरियाणा और उत्तराखंड का अनुपात मांगा है। अनुपात मांगा है भाई। देखिए 2011 में हरियाणा उत्तराखंड, हरियाणा इधर है, उत्तराखंड इधर है, ये प्लस ये 1800 1900, तो ये हो गया 1900 अनुपात, यानी ये अनुपात का सिंबल आ गया। 2012 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड 810 और 1100 1950, तो ये रेशियो क्या हुआ, 0 0 कैंसल। अब दोनों 5 से करते हैं ना, 5 से कैसे काटता हूँ मैं, बहुत ईजी है। मैं कैसे काटता हूँ, एक 0 हटा दो, 19 का डबल 38, 1 पॉइंट हटा दो, 19.5 का डबल 39। तो ये सब ट्रिक्स है, ये मैंने बताई है। वो जो हमारे वीडियोस है वो देखिए, मेंटल कैलकुलेशन ट्रिक्स है, ऐसा कुछ मैंने नाम दिया है, मेंटल कैलकुलेशन एबिलिटी, ऐसा कुछ देखिए आपको मिल जाएंगे। तो यही करना है, 38:39, वो सब यहाँ पे काम आते हैं। और जब काम आते हैं तब याद रखना, आपको स्ट्राइक कब होगा, जब प्रैक्टिस की होगी, है ना। तो भाई 5 से डिवाइड, दोनों 5 से करते हैं, तो मैंने सीधा इस तरह काट लिया, 19 का डबल 38, 19.5 का डबल 39। चलिए, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे काम आएगी। वापस यहाँ पे डाटा तो वही है, रेशियो वापस बोला है,
स्टेट इनकम ऑफ हरियाणा एंड उत्तराखंड 2011। अच्छा, आपको अगर हिंदी में देखना है तो देखिए, अच्छा ये तो वही था, एक सेकेंड ना, अच्छा ये तो वही था भाई, सॉरी मैंने पहले जस्ट हिंदी वर्जन आपको बताया नहीं। चलिए कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो वही था है ना 38 39। देखिए ये क्वेश्चन हिंदी में यहाँ पे आप पोस्ट करके कर सकते हो, इंग्लिश में यहाँ पे आप पोस्ट करके कर सकते हो। मैं वापस हिंदी वर्जन में करता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। 2011 में सभी राज्यों की औसत कितनी है 2011 में? तो भाई टोटल करना ही पड़ेगा, ये तो हमने किया था ना, 1900 था, 3230, 45 80, 45 55 56 40, एक सेकेंड, अब कितना हुआ था, 1100 700 1900 32 30 44 80 था, सॉरी 54 55 40। तो औसत यानी डिवाइड बाय 5 यानी क्या 1108, यस ये रहा है ना। तो ये चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, क्योंकि असिस्टेंट के क्वेश्चन है, ऐसे ही उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए गुजरात वापस भाई हिंदी में यहाँ पे पोस्ट कर लीजिए, इंग्लिश में यहाँ पे पोस्ट कर लीजिए, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। पिछले वर्ष की तुलना में 2012 में कितनी वृद्धि हुई गुजरात में? यहाँ से यहाँ कितने वृद्धि हुई भाई? 50 वृद्धि हुई। परसेंटेज के लिए कहाँ से वृद्धि हुई? 1330। तो फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 100 नहीं करना, ऐसे ही सोचो। देखिए तो कैलकुलेशन ट्रिक्स अगर आपको पता हो तो कि समथिंग डिवाइड बाय 100 होता है तो वो ऊपर वाला परसेंट होता है, 5/100 यानी 5%, 7/100 यानी 7%। तो मैं सोचता हूँ नीचे 100 लगा देता हूँ ना, नीचे 100 करने के लिए 133 में से 33 माइनस करने पड़ेंगे, यानी रफली 1/4 तो 5 का 1/4 1.25 तो 3.75 इतना परसेंट हुआ। ऐसा कोई ऑप्शन है ना? तो 3.76। तो ये सब ट्रिक्स है ना। अगर इस तरह करोगे तो आप कर पाओगे, पक्का कर पाओगे, ये जरूरी है। जो भी मैं ट्रिक्स बोलता हूं ना, ये टॉपर्स ऐसे सोचते हैं। आपको इस ट्रिक अगर ऐसे नहीं सोच सकते, दैट मीन्स आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है। तो एग्जाम रूम की स्ट्रेटेजी से कुछ नहीं होगा, बेसिक से ट्राई करो, उसके शॉर्टकट सीखो। मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हुए बीटीट्यूड पे, देखते जाइए। चलिए वापस हिंदी वाले यहाँ पे, इंग्लिश वाले यहाँ पे करते इसको सॉल्व। 2011 में महाराष्ट्र और हरियाणा की सकल आय, महाराष्ट्र 1250 और ये आ गया 2370 है ना, ठीक है 2370। तथा 2012 में उत्तर प्रदेश और गुजरात का कितना अंतर है? 2012 में उत्तर प्रदेश और गुजरात ये दोनों 2400 2520, तो कितना अंतर है? 150, ये रहा। तो भाई इसमें कुछ शॉर्टकट जैसा है नहीं, जो बोला है वो करना पड़ेगा, आपके कैलकुलेशन स्पीड को सिर्फ चेक कर रहा है। चलिए यहाँ पे 2012 में, ये तो वही है क्या? नहीं, वापस अलग है, लेकिन यहाँ पे आप पोस्ट करके हिंदी वाले, इंग्लिश वाले, और यहाँ पे मैं वापस कर लेता हूँ। ओके, 2012 में महाराष्ट्र टोटल का कितना परसेंट है? ये तो 1480 है टोटल, यानी ये सबका फिर टोटल तो लगाना ही पड़ेगा। 1200 800 2050 33 34 30 34 30 45 70 और ये भी ऐड कर दीजिए 596050 यानी 605 में से 148। अगर 600 होता तो एग्जैक्ट 25% होता है ना, 600 होता तो 25 से थोड़ा ही कम होता, 150 होता है, यानी यही सब आना चाहिए। यानी कि 25% से थोड़ा कम वाला ऑप्शन, थोड़ा सा ही कम भाई, 22 तो बहुत कम है। हाँ अगर 23.5 ऐसा कुछ होता, 24.5 होता तो मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती, पर रफली देखो ना, थोड़ा सा कम कर दो तो भी हो जाएगा। ये तो वैसे ऑप्शन है ही नहीं, अगर ऑप्शन क्लोज भी होता तो मैं सोचता यहाँ 600 कर देता हूँ, थोड़ा कम क्या, यहाँ भी 146 कर दीजिए, 6 से तो डिवाइड हो ही जाएगा ना। 6 × 2 12, 2 बचे 26, 6 × 4 24, 2 बचे 20, 6 × 3 ये रफली आएगा, ठीक है। पर एनीवे ऑप्शन एक ही था तो बात खत्म, ये सब चीजें आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, ओके इसमें क्या आएगा इसका आंसर? अब देखिए सीधी सी बात, ये एक ही तो डिवीजन नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 63 × 5 कितना होता है? 331.5। अच्छा इंटू 50 करता तो 3150 आता, ये 63 कम है यानी इंटू 49 ही है, बस ये स्ट्राइक हो जाना चाहिए 49। तो अब तो कुछ भी नहीं है, 62 - 13 ये रहा
है ना। 5-10 सेकंड का काम है, 10 सेकंड मान लो, चलो उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए वापस आप सॉल्व कीजिए, कुछ भी नहीं है, वापस दिस इंटू दिस। कुछ कटता हो तो देख लीजिए, ये डायरेक्ट तो नहीं कटता, इधर से इधर कटता है क्या, इंटू 8, यस 70 इंटू 5 है ना, तो 8 इंटू 5 40 इंटू 18 720, यस देयर यू गो। इतना है, कुछ भी नहीं है ना, 10-10 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। तो यही है, यहाँ पे ही फायदा होता है जो आप बाकी कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत टाइम बिगाड़ सकते हो। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, पहले आप पोज करके कर सकते हो। अच्छा, ये स्क्वायर रूट यानी कि आपको क्या आना चाहिए, आपको आना चाहिए बीटीट्यूड का वैदिक मैथ्स वाला वीडियो देख लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। 2 डिजिट हटा दो, 9 9 81 91, 2 डिजिट 7 7 49 71, 2 डिजिट 5 इंटू 5 25 नहीं, 4 इंटू 4 16 47, प्लस है माइनस है, बस कुछ है ही नहीं। 162 माइनस 115, यस ये रहा, है ना, बस यही है। चलिए आगे, कुछ दिक्कत ही नहीं है, कुछ चलते जाते फटाफट हटाते इसको। देखिए ये तो सिर्फ ऐड होता है ना 0.75 यानी 3/4 यानी 81 का, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, बाकी कुछ है ही नहीं। 81 का 4th रूट 3 का क्यूब 27। नॉर्मल आपको पता होना चाहिए लॉज ऑफ इंडिसेस, है ना, घात और घातांक के जो भी रूल है ये सब क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे स्क्वायर्स तो कुछ है ही नहीं, है ना, मैं ऐसे ही कर लूँ, ये तो 1600 225, वैसे लास्ट डिजिट तो काफ़ी में सेम है, तो लास्ट डिजिट से नहीं होगा। ये वैदिक मैथ्स के कारण 14 + 1 2 1 1521 ये सब आना चाहिए है। अरे सॉरी, ऐसे लिख दिया, पर कोई बात नहीं। 16 15 31 और 200 3300 और 25 और 21 46, ये रहा, है ना, कुछ भी नहीं है। तो 10-15 सेकंड के काम होते हैं। चलिए इसको निपटा दो, कुछ इतने इजी क्वेश्चन आ जाए तो अच्छा ही है ना। देखिए नेक्स्ट, वापस आप कर सकते हो, ये क्यूब रूट्स है, पोज करके कर सकते हो। क्यूब रूट्स का भी रूल, भाई यहाँ तो रूल क्या हमें पता ही है, 6 और 8 का होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 8 का क्यूब भी होता है ना 512, और ये वाला इसमें 3 डिजिट हटा दो तो 1 और 6, तो 6 8 14 16 30, कुछ भी नहीं है, फटाफट। तो असिस्टेंट का एग्जाम है ना, तो बहुत ईजी है, उसी के हिसाब से हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे वापस यही पूछा है, इसमें क्या आएगा, लास्ट डिजिट तो सब सेम है, चलो कर ही लेते, कोई बहुत बड़ा है ही नहीं, ये तो 1296 हमें पता है, और माइनस ये 400 और 2500 माइनस 2900, यानी आंसर 2900 माइनस 1300 कर दे तो 1600 और 4 और 1604, बात खत्म, है ना। माइनस में आंसर आएगा क्योंकि माइनस बड़ा है, बात बहुत इजी है, कुछ भी नहीं। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बहुत बढ़िया है। चलिए यहाँ पे, अरे ये तो क्या है यार, ये 126 माइनस साढ़े, सिर्फ आपको वो चेक कर रहे हैं कि भाई आपको आता तो है वो बोडमास रूल, पहले दोनों मल्टीप्लाई होंगे और बीच में माइनस लास्ट में होता है, बस इतना सिर्फ पता है कि नहीं, कुछ भी नहीं है। 224, यस देयर यू गो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अरे ये भी क्या है यार, बहुत इजी है। चलिए 64 इंटू 3 192, माइनस 15 इंटू 4 60 132। देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो, पर ऐसे आते हैं, ठीक है ना। ये सब, ये क्वेश्चन पेपर मैंने नहीं बनाया, मॉक टेस्ट मैंने उठाया है कहीं से, जहाँ से आप भी अगर करोगे मिल जाएगा, ऐसा बहुत बेसिक है। लेकिन ये जो आता है आरआरबी में जो क्लर्क लेवल में, उसी हिसाब से मुझे लेना था, तो मैंने वहाँ से ले लिया है। यहाँ पे देखते हैं, अच्छा यहाँ पे भी देखिए कर तो सकते हैं ना, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। 39 का स्क्वायर वापस, पर शायद सम ऑफ डिजिट से भी कर सकते हैं, शायद सम ऑफ डिजिट के रूल से। लास्ट डिजिट चलो ज़्यादा ना, क्योंकि इसमें हम देखिए 9 मतलब 0, अगर आपको सम ऑफ डिजिट वाला कंसेप्ट पता है, 9 0 होता है तो ये 0 है, फिर यहाँ पे ये 9 तो भूल जाओ, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 8 यानी 1, तो किसका स्क्वायर 1 वाला डिजिट आएगा, किसका स्क्वायर 1। यहाँ पे 4 और 2 6 का स्क्वायर 36 नहीं, 8 और 2 10, 10 का स्क्वायर 10 यानी 1, 1 का स्क्वायर 1, वही आएगा, तो ये आना चाहिए। फिर भी बाकी में देख लेते हैं, 2 होंगे तो नहीं चलेगा ये फंडा। 2 का स्क्वायर 4 नहीं, 3 का स्क्वायर 9 नहीं, 5 का स्क्वायर 25 नहीं, 1 सिर्फ इसी में आ रहा है, तो 28 आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट, वही चीज़ है वापस, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए कैसे करेंगे। अब सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें, छोटा नहीं मतलब जिसके स्क्वायर वगैरह, ये आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो है वो 0.1 का स्क्वायर है और ये क्यूब है, तो सब 0.1 के फॉर्म में डाल दो ना। 0.1 का 86 पावर डिवाइड बाय 0.1 का क्यूब और उसके ऊपर वापस 48 पावर इज इक्वल टू 0.1 का स्क्वायर और उसका कितना पावर, सबको 0.1 में देख लीजिए, है ना। तो बहुत ईजी है। ये स्ट्राइक अगर होता हो, थोड़े बहुत लॉज ऑफ इंडिसेस पता होने चाहिए, यानी घात और घातांक। तो यहाँ पे
अब हमें पता है ना डिवाइड यानी माइनस, और ये दोनों प्लस होते हैं, तो 86 माइनस 144 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई, क्या नीचे तो सब कॉमन है, और हमें पता है ना डिवाइड होता है तो ऊपर पावर का माइनस होता है। ये कितना आ गया, -58 इज इक्वल टू 2 इंटू वॉट 29। ये रहा आपका आंसर, है ना, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं वापस। अरे ये तो क्या है यार, ये तो या तो करो या तो फिर इसमें भी सम ऑफ डिजिट लगा देते, लास्ट डिजिट तो सेम है, सम ऑफ डिजिट लगा देते ना, 5 3 8 1 9 9 यानी 0, ये सब हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 3 इंटू 2 6, वोट माइनस 6 इज 0 भाई, 6 यानी 6 टोटल बनना चाहिए। 5 4 9 तो भूल जाओ, ये 3 आ रहा है, नहीं 5 4 9 भूल जाओ, 8 6 नहीं है, 5 4 9 भूल जाओ, 5 हमें 6 चाहिए, 5 4 9 भूल जाओ, 7 नहीं, 5 4 9 ये रहा 6, है ना आपका आंसर। क्लियर है, तो सम ऑफ डिजिट लगा दिया। ये सब चीज़ें आपको स्ट्राइक करनी चाहिए, आप कर भी लेते, कोई बहुत बड़ा कोई कैलकुलेशन तो था भी नहीं, पर बहुत बेसिक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो वही है, वापस आप पोज कर सकते हो, खुद इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों के लिए जब 10% डालते हो तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए। 10% पहली साल 10% मिलेगा, दूसरी बार 10% तो मिलेगा, पर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट 10% का 10% यानी 1% और मिलेगा। 10 और 10 20 और 1 21, ये सब पता होना चाहिए, बेसिक शॉर्टकट क्लियर होने चाहिए। तो 21% यहाँ पे मिलेगा। और आगे बोला है अगर यही समान धनराशि साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए 15%, उधर तो सीधा 60% मिलेगा, है ना। तो दोनों के निवेश से प्राप्त कुल ब्याज कितना, 81%। 81% ऑफ 16,000, 1% 160 होगा, तो 160 को 81 से गुना कर दीजिए। तो 160 गुना 8 तो आपको पता है ना 128, और ये 2 0 बन जाएंगे, और 160 गुना 1 160, 12 960, ये रहा भाई आपका आंसर, है ना। तो अगर आपको ये नहीं पता और आप ऐसे कहते हो ना I इज इक्वल टू PRN/100 और उधर A इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 + R/100 रेज़ टू n, तो फिर हो चुका, है ना। अगर क्लैरिटी है, शॉर्टकट आपके दिमाग में आ जाएंगे। फंडामेंटल्स क्लियर रखने जो हम बीटीट्यूड में पढ़ाते, उस तरह से आपकी समझ होनी चाहिए, तो इस तरह से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, 2 बेलनों की त्रिज्या, बेलन यानी सिलेंडर हो जाएंगे, तो सिलेंडर की त्रिज्या दी है, ऊंचाई का अनुपात है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है, ये होता है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, तो उसका भी अनुपात वो होता है 2πRh। 2π तो कांस्टेंट है, RH RH R यानी तो फिर कुछ भी नहीं है। 9 × 3 27, और उसका 16 × 2 32, ये रहा 27 32, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, पढ़ने के बाद सीधा स्ट्राइक हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, 5 7 10 सेकेंड बहुत हो गए। चलिए नेक्स्ट, ये तो वही है, वापस यहाँ पे आप पोज कर सकते हो, ठीक है। पहले आप कीजिए, यहाँ पे देखिए 8 वर्ष के बाद ये आपकी औसत होगी, यानी अभी 8 साल कम हो गए, 38.5, 2 लोग हैं तो 77, यानी हेमा प्लस रेखा दोनों मिला के 77 ईयर्स है आज। रेखा जया से 4 साल बड़ी है, यानी इससे भी 4 कम कर दो तो जया आती है। और वर्तमान आयु जया की 44 साल है, अगर जया 44 साल है तो ये 48 साल है, तो 77 में से 48 निकाल दो, 29 साल की हेमा है। क्या पूछे, हेमा पूछी है, तो 29 साल कर दो, टिक। नेक्स्ट, है ना, बहुत बेसिक नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। स्कूल ए के 15% विद्यार्थियों ने भाग लिया, जो स्कूल बी से 50 अधिक है, और दोनों स्कूल के कुल 190 विद्यार्थियों ने भाग लिया। तो यहाँ पे देखिए 2 का टोटल दिया है 190, दोनों का डिफरेंस दिया है 50। मैंने सिखाया है बीटीट्यूड के अलग अलग वीडियोस में कैसे निकालते हैं। 190 और 50 का टोटल 240 का आधा 120 हो जाएंगे, बट ज़्यादा वाले, ज़्यादा यानी ए वाले, तो ए के 120, तो उससे 50 कम यानी बी के 70। बस ये स्ट्राइक अगर हो जाए तो कुछ भी नहीं है। 120 70, देखिए टोटल 190 भी हो गया, दोनों का डिफरेंस 50 भी हो गया, वो मैंने सिखाया हुआ है, तो फटाक से कर लीजिए। अब पूछा है स्कूल ए में विद्यार्थी कितने टोटल, ये तो सिर्फ जिसने भाग लिया। अब पता है ना 15% ने भाग लिया, वो 120 यानी इंटू 8 है, 15% इंटू 8 120, 100% कितने होंगे इंटू 8 800, है ना। ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते, कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में, बहुत बेसिक है। अच्छा, ये नंबर सीरीज आ गई। मैं नंबर सीरीज, देखिए मैं वही बता रहा हूँ कि स्ट्रेटेजी क्या है। स्ट्रेटेजी मेरी ये होती है, मैं जिससे कंफर्टेबल, क्योंकि नंबर सीरीज में कुछ पता नहीं, है ना। मैथ्स में आपको पता चल जाता है नंबर सीरीज में किए
करने से पहले नहीं पता होता कि ये ईजी या टफ है। हाँ, कोई बार देख के पता चल जाता है कि ये ईजी है, पर मैं उसको हमेशा लास्ट में रखता हूँ। ठीक है, तो ये जो भी 4-5 नंबर सीरीज होगी उसको हम हटा देते हैं, लास्ट में देखेंगे। मैं ये करता हूँ तो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। देखिए, मैं फटाफट जो हो रहा है वो उसको पहले करूँगा। तो यहाँ पे एक वस्तु का अंकित मूल्य विक्रय मूल्य से 20% अधिक है, यानी अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस से, तो सेलिंग प्राइस 100 मान लेते हैं, तो मार्क प्राइस 120 है, तो कुछ डिस्काउंट दिया होगा। यदि इसी पे 480 रुपये में बेचा जाए, ये मतलब इसमें तो नहीं ले सकते 480, 4% छूट होगी। ओके, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य का तो कोई बात किया है कि आगे कोई जिक्र है? कुछ है ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता, बात खत्म। क्यों करने में, कुछ टाइम ही वेस्ट नहीं करना। क्रय मूल्य, ऊपर कुछ बात ही नहीं है क्रय मूल्य की। अंकित मूल्य की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं जिसपे बेचा, डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, क्रय मूल्य कहाँ से आएगा? कोई रीज़न, कोई लॉजिक ही नहीं है, छोड़ दो, नहीं हो सकता। सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट। ओके, 3 महीने बाद ये आज रही, तो ये तो सिंपल है ना, पार्टनरशिप हो गया। देखिए 3 महीने यानी क्वार्टर में देख लेते हैं ना, पहले तो वो पहले साल से ही चालू है, तो इसका भाई 10 साल। यहाँ पे आपको एक बार पोस्ट करके कर लो, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ क्योंकि जगह ज़्यादा मिल जाए। तो 10,000 कितने साल तक? 1 साल तक। 1 साल यानी 4 क्वार्टर मान लो ना, क्वार्टर में देखते हैं। इस 2 उसका 12,000, वो भी पहले साल से शुरू में था। जो तीसरी आई उसने, या तीसरा आनंद में यहाँ आई उसने 18,000 3 महीने के बाद यानी 3 क्वार्टर तक रखे। तो ये आपको पता है, सबको ये बेसिक पता है। तो 1 वर्ष के बाद जो भी है इस रेशियो में बटेगा। 2 तो कॉमन है ही, 2 यानी 40 का 20 ले लीजिए, 48 का 24 ले लीजिए और 54 का 27 ले लीजिए ना। 2 कॉमन था तो 2 से काट लिया, इस रेशियो में बटेगा। हमें बोला है भागीरथी का अंश इतने रुपए में। अंश तो उसका यही है, भागीरथी यानी सबसे पहले वाली 20 डिवाइड बाय 71, ये उसका अंश है। पर एग्जैक्ट अंश नहीं पूछना चाहिए कितना एग्जैक्ट, क्योंकि अंश नहीं है, रुपए ही पूछे है। तो रुपए तो फिर टोटल 21,300 है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 21,300 दिखता ही है ना, 71 इंटू 3, 300 गुना 20, 6,000 है ना। कुछ भी नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ आपको नॉर्मल चेक कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वापस पहले आप पोस्ट कर लीजिए, बहुत बेसिक है। मैं यहाँ पे देखिए किस तरह करूँगा। रोहन ने पेन और पेंसिल का अनुपात आपको दिया है 3:2। बाद में बोला है संयुक्त तौर पे खरीदे गए नोटबुक और पेंसिल का औसत। नोटबुक और पेंसिल का औसत 18 है, यानी टोटल 36 है, यानी नोटबुक प्लस पेंसिल 36 खरीदी है। आगे बोला है 10 नोटबुक खरीदता है, तो ऑब्वियसली 26 पेंसिल खरीदता है। तो पेन कितने खरीदे होंगे? ये रेशियो तो दिया है ना, पेंसिल 2 पार्ट है, 2 भाग है, वो 26 है, तो 3 भाग कितने होंगे भाई? 39। तो ये पिक्चर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे जैसे बोला है मैंने, बनाता गया, पिक्चर आ गया, शायद 20-25 सेकंड में आंसर खत्म, है ना। बहुत इजी क्वेश्चंस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब काफ़ी लोग तो ऐसे ही डर जाते हैं, ये धारा आ जाती है, नाव आ जाती है, तो बोले छोड़ दो, पर एक बार पढ़ो, कुछ भी नहीं होता है ना। कोई बार डिपेंड्स, देखिए आपकी अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो आप उसको छोड़ दो, अगर आपने पहले प्रैक्टिस की है इसके ऊपर तो ईजी है। मेरे लिए तो बहुत ईजी है, मुझे बहुत मज़ा आता है इसमें। देखिए पहले आप पोज करके कर सकते हो, मैं यहाँ पे जगह बना देता हूँ। 48 किलोमीटर के अनुकूल 20 घंटे में तय करती है। धारा के अनुकूल यानी इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, है ना। तो डाउनस्ट्रीम वाली स्पीड आ गई 48/20 यानी 2.4, है ना। अच्छा, यहाँ पे और समान दूरी को धारा के प्रतिकूल यानी अपस्ट्रीम, धारा के सामने जब जा रहे हैं प्रतिकूल, 4 घंटे अधिक लेती है, यानी 20 और 4 24 घंटे में 48, यानी 2 आपकी स्पीड हो गई। दोनों स्पीड तो मिल गई। आगे क्या बोला है? 18 किलोमीटर अनुकूल के साथ जाना है और 32 धारा के प्रतिकूल जाना है। टोटल समय लगेगा कितना? भी बहुत सिंपल है। 18 डिस्टेंस दिया है, यहाँ पे स्पीड दी है ना। डिस्टेंस बाय स्पीड आपको टाइम मिल जाएगा। 18 को 2.4 से डिवाइड कर दो, और क्या है भाई 32 को 2 से डिवाइड कर दो, यानी 16 घंटे इधर। ये किस तरह गिनेंगे? 180/24 गिन लो ना। 18 की तो नहीं, 6 की टेबल में आएगा, 12 की टेबल में भी आएगा। 12 इंटू 2, 12 इंटू 15, 15 का आधा 7.5, 7.5 और 16 23.5, ये रहा ना। तो है बहुत ही सिंपल, कुछ भी नहीं है। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते, वापस आप पोज कर लीजिए, मैं इसको हटाता हूँ। एक रेलगाड़ी इस गति से 270 मीटर का सेतु को
28 सेकंड। अब जब सेतु को पार कर रही है यानी ट्रेन खुद की लेंथ प्लस सेतु की लेंथ, ये सब क्लियर होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं ना, 54 किलोमीटर पर आवर यानी इंटू 5/18, ये सब पता होना चाहिए। तो यानी 15 मीटर पर सेकंड की उसकी स्पीड, 15 मीटर पर सेकंड की उसकी स्पीड हो गई। तो भाई 28 सेकंड में जाएगी कितना, 28 गुना 15, 420 जाएगी। 420 में 270 का सेतु है, 150 बच गए। 150 का क्या हो गया, ट्रेन की खुद की लेंथ हो गई 150। अब बोला है ये पोल को, है ना, खंबे को पास करेगी। खंबे को पास करने के लिए तो उसको खुद की लेंथ ही पास करनी पड़ती है, खुद की लेंथ यानी 150, उसकी स्पीड है 15, 150 बाई 15, 10 सेकेंड लगेंगे, है ना। तो सब फंडा क्लियर होने चाहिए, तो कुछ भी नहीं है, यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। पर आप अगर लिखते हो ना डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बाय टाइम, ऐसे नहीं, कंट्रोल आपका दिखना चाहिए कि सीधे सीधा दिखता है कि नहीं, बस ये चीज़ है। फाइन, तो फास्ट होगा उसको अगर हार्ड में से समझा होगा। यहाँ पे देखते हैं वापस, ये आपका है हिंदी वर्जन, पोस्ट करके कर लीजिए, इंग्लिश करना हो तो वो भी है। मैं यहाँ पे चलिए हिंदी वर्जन पे करता हूँ। आपको बोला है कि अलग अलग 3 ABC में कौन से साल में कितने नए कर्मचारी आए वो दिए हैं, और चारों में कितने आए वो भी दिया है। तो डी का तो मिल जाएगा, इसमें से ये 3 का टोटल माइनस कर दीजिए, डी का मिल जाएगा। तो डाटा तो समझ में आ गया। अब देखते हैं क्या पूछा है। 2018 में डी में शामिल हुए कर्मचारियों की संख्या, 2017 में डी में यानी इस तीनों का माइनस करना पड़ेगा टोटल में से। 2018 में शामिल हुए कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, अच्छा यानी टोटल का कितना प्रतिशत है। तो बहुत ईजी है, ये 3 का टोटल करना पड़ेगा, 105, 96, 201, 253। तो इसमें से 253 हटा दो, कितने बच गए, 64 जो है ना, 64 ही आया ना, एक सही है ना, 47 और 7, हाँ 64, वो टोटल 317 का कितना परसेंट है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। कुछ भी नहीं है। 2018 में मैंने 17 ले लिया, देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गई। वापस करता हूँ तो फिर ये 3 का टोटल 105, 177, तो 177 यानी 160 नहीं, सॉरी 177 यानी सिर्फ 60 डिवाइड बाई 237, है ना, ये ढूंढना है। अभी 240 होता, ये सब ट्रिक आनी चाहिए ना। 240 होता तो 1/4 25% होता, नीचे थोड़ा कम है तो वैल्यू थोड़ा सा बढ़ेगा, 25.23 कुछ होगा। अच्छा पॉइंट में नहीं दिया तो फिर 25% ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, फेयर इनफ, बहुत सिंपल है, तो वो कैलकुलेशन ट्रिक्स आनी चाहिए। अच्छा चलिए नेक्स्ट, 2016 में सी और डी में नए कर्मचारियों की कुल संख्या, सी और डी 2016 यानी ये दो हटा दो तो सी और डी मिल जाएंगे 180 यानी 155, तथा 2019 में ए और बी में कुल संख्या का अनुपात, 2019 में ए और बी कितना हो गया 140। ये अनुपात कितना है, दोनों 5 से बटेंगे ना, 15.5 का डबल 31, 14 का डबल 28, मैंने बताया 31, 28। मेरा ट्रिक सिंपल है ना, 5 से डिवाइड करने का फंडा है, वो अगर आपको आता होगा तो फटाक से हो गया। चलिए नेक्स्ट, वापस ये तो वही चीज़ है ना, वही चीज़ है। चलिए वापस, ये आपके लिए हिंदी में है भाई, पोस्ट करके कर सकते हो, इंग्लिश ये रहा। चलिए मैं हिंदी में करता हूँ। 2018 में सी की संख्या 65 और ए और बी के जो है उसका कितना प्रतिशत कम था। इस दोनों का टोटल 65 जो है वो इन दोनों का टोटल कितना होगा 112। 65 112 से कितना परसेंट कम है, कितना कम है भाई, ये 47 कम है 112 से। परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो हम सोचेंगे यार एक काम करते हैं ना, इसका 10% 11.2, 11 × 4 44, तो 40% से थोड़ा ज़्यादा। ये तो बहुत ज़्यादा है, 48 और 42 दो ही बचे, ऑब्वियस है 48 तो फिर बहुत ज़्यादा है, 42% करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। इस तरह से आपका कैलकुलेशन हो जाना चाहिए, इंटू 100 करके अगर काट-कूट करने बैठ गए तो फिर हो चुका। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट, वापस यहाँ पे हिंदी वर्जन है, इंग्लिश वर्जन है, आप पोस्ट करके कर लीजिए। देखिए क्या बोला है, 2019 में ए और डी में नए कर्मचारियों की संख्या, 19 में ए और डी ढूंढना है तो ये दो माइनस कर दो ना, 167 माइनस कर दो इसमें से, यानी कि 165, ओके। तथा 2015 में बी और सी, 2015 में बी और सी, ये तो सीधा हो जाएगा 161 का क्या पूछा है, दोनों का अंतर 4 है ना, कुछ है ही नहीं,
सिंपल है। चलिए नेक्स्ट, वापस हिंदी वर्जन आपके लिए, इंग्लिश वर्जन भी है। मैं चलिए हिंदी में सॉल्व करता हूँ। 2016 में ए और बी के 180 और क्या पूछा है उसके आगे, 2015 में डी का अनुपात, 2015 में डी कैसे करेंगे, 2015 ही बोला है ना। अच्छा, ये हो गया टोटल 140, 217, इसमें से माइनस कर दो 125, तो ये अनुपात होगा। वापस दोनों पात से कटते हैं ना, ये काट दूंगा, 18 का डबल 36, 12.5 का डबल 25, 36 25, बात ख़त्म। चलिए नेक्स्ट, है ना, इतना इजी है भाई, इस तरह से एग्ज़ाम में होना चाहिए। चलिए, अकेले अमित पूरे काम को वापस पोस्ट करके आप कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। 45 डेज़ में कर सकता है, शिवानी 60 दिन में कर सकती है। दोनों ने काम शुरू किया तो 45-60 का एलसीएम ले लेते ना, टोटल वर्क ले लिया आपने 180, ये करेगी 4, ये करेगा 3, दोनों मिलके 7 करते हैं। 18 दिन में कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। पूछा है अब कितना बचा हुआ है, 54 बच गया, किसमें, 180 में से, यानी 18 इंटू 3, 18 इंटू 10, 3/10 बच गया है, बात ख़त्म, है ना। इतना इजी होता है, एक बार पढ़ो समझो, कुछ भी नहीं है ना, इजीली उड़ा दोगे अगर आपने बेसिक प्रिपेयर किए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि असिस्टेंट का पेपर है और वो भी प्रीलिम्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो ये तो ख़त्म हो गया, लेकिन हमने कुछ छोड़े थे ना, कौन से छोड़े थे, वो नंबर सीरीज़ वाले जो मुझे थोड़े कम पसंद है। देखते, वो डिपेंड करता है भाई, इजी वाले हो जाते तो हो भी जाते, बाकी वो टाइम पे करना मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि यार बहुत प्रेशर वाला काम लगता है, तो मैंने छोड़ दिया। अब देखते हैं ना, टाइम तो बचा ही होगा क्योंकि मैंने काफ़ी जल्दी किया है, वे तो समझाते समझाते कर रहा हूँ फिर भी। चलिए, अच्छा ये वाला तो देखिए, कोई बात नहीं, पहले आप पोस्ट करके कर सकते हो, कैसे करेंगे मैं यहाँ पे देखता हूँ। ये किसी का कोई डिफरेंस है या फिर देखिए होता क्या है, जैसे मैं पहले बता दूँ सीरीज़ में होता क्या है। एक तो स्क्वायर क्यूब के कुछ रिलेशन होते हैं, या तो फिर डिफरेंस होता है, या तो फिर मल्टीप्लाई में फटाफट भागते हैं, 3 चीज़ होती है। यहाँ पे कोई फास्ट भाग तो नहीं रहे, मल्टीप्लाई देखने की ज़रूरत नहीं है, पर डिफरेंस देख लो ना, 40, 48, 56 दिख रहा है ना, 8 बढ़ रहा है तो 64 बढ़ना चाहिए, 64 बढ़ जाएगा तो 295, तो ये तो गड़बड़ वाला काम है ना। तो इतना इजी है, बहुत इजी है, ये वाला इजी था तो हो गया, है ना। डिपेंड्स भाई, ये अगर सीरीज में ऐसा स्ट्राइक हो जाए फटाफट इजी हो तो दिक्कत नहीं है। वही 3 फंडा देखने हैं, स्क्वायर क्यूब के आजू बाजू वाला, फटाफट भागने वाला, मल्टीप्लाई वाला, या तो डिफरेंस वाला, ये 3 चीज़ होती है। तो यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं वापस, ये तो वही है। आप इस वाले को कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। भाई भाग रहा है क्या, ये तो बहुत ही भाग रहा है, उल्टे से देखो ना, 6 डबल 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 के करीब, ये भी डबल, ये भी डबल, तो ये जो डबल डबल ही लग रहा है तो ऑलमोस्ट ये बड़े वाले से पकड़ता है, यहाँ से इजी होता है। 34 का डबल 68 -2, यानी डबल -2 है। 66 का डबल 132 -2, वो भी डबल -2 है। 20 का डबल 40, ये नहीं है, तो पहले से अब ट्राई करते हैं। 6 का डबल 12 -2 सही है। 10 का डबल 20, ये गलत है ना, यहाँ 18 होना चाहिए, अगर 18 होता तो 36 -2 हो जाता। 20 गड़बड़ वाला काम है, बात खत्म। वही होते, ये भी इजी थी, कोई दिक्कत आई नहीं। चलिए यहाँ पे पहले आप भी पोस्ट करके ट्राई कर सकते हो। भाई ये भाग रही है क्या, नहीं, यहाँ पे कुछ खास भाग नहीं रही है, यहाँ पे फिर थोड़ी भाग रही है, तो शायद डिफरेंस का ही कुछ होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का तो नहीं है, या तो कुछ स्क्वायर क्यूब का होगा। कोई स्क्वायर क्यूब के करीब फिगर्स दिख रहा है, ये 25 का स्क्वायर 625 -3 है, लेकिन बाकी कुछ ऐसे नहीं है। फिर तो फिर डिफरेंस ही देखते हैं ना, डिफरेंस ट्राई करते हैं। 49, 81, अच्छा ये तो 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, 7 का 9 का, तो यहाँ शायद 11 का स्क्वायर होना चाहिए, देख लेते हैं। 420 होना चाहिए ना यहाँ पे, 420 तो चलता, तो शायद ये गलत हो सकता है, देख लेते हैं आगे क्या। फिर अगर ये सही है, 7 का 9 का 11 का 13 का स्क्वायर 169, इसमें से माइनस करो, ये आता है क्या, 170 माइनस कर दो तो 250, और एक हाँ, यानी कि यही गड़बड़ वाला है 422। तो इस तरह से पकड़ते, मैं मेरी थिंकिंग भी आपसे शेयर कर रहा हूँ किस तरह से ये करना चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं। ये वाला किस तरह करेंगे, 7 22 69, ये तो एकदम भाग रहा है ना, भाग रहा है तो फिर कुछ मल्टीप्लिकेशन का कुछ होगा,
इंटू 3 प्लस 3 है, इंटू 3 प्लस 3, लेकिन यहाँ बड़े में पकड़ो, इंटू 3 प्लस 1 है। अच्छा यहाँ से पकड़ो, इंटू 3 प्लस 1 है, तो फिर इंटू 3 प्लस 1 यहाँ से देखो, हाँ ये भी इंटू 3 प्लस 1 है, यानी यहाँ पे गड़बड़ है, 67 होना चाहिए। आगे भी इंटू 3 प्लस 1 हो जाता है ना, यानी 69 गड़बड़ है, ये आपका आंसर। ठीक है, फाइन, इजी है। चलिए यहाँ पे 15 36, इसमें भी कुछ भाग तो डबल है पर बाद में डबल नहीं है, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे भी करीब डबल है, यहाँ पे फिर नहीं है, यहाँ पे भी नहीं लग रहा। फिर क्या होता है, भाई मल्टीप्लिकेशन तो डिफरेंस एक तो हो सकता है, या तो फिर स्क्वायर के करीब या क्यूब के करीब हो सकता है। ये 6 का स्क्वायर है, 7 के स्क्वायर से 8 के स्क्वायर से तो नहीं होगा, ये क्यूब के कोई करीब है क्या? ये 5 का क्यूब 125 प्लस 7 है, तो ये क्या 6 के क्यूब 216, हाँ ये भी 6 का क्यूब प्लस 7 है ना, ये 7 का क्यूब प्लस 7 है, हाँ तो ये क्या 4 का क्यूब प्लस 7 है, 64 7 यस, ये 3 का क्यूब प्लस 7 है, नहीं तो यही गड़बड़ है, 34 होना चाहिए। ये 2 का क्यूब प्लस 7 है, तो आपका गलत आंसर 36। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से पकड़ना है, आपको सोचना है, जो मैं सोचता हूँ वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। बाकी देखिए मैं ऐसे ही बताता हूँ, ऐसे ऐसे होता है ना, पहले से करके मैं ऐसे कभी नहीं करता। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी सोच क्या है, वही आपको उस तरह करना है। बाकी मैं शांति से पहले सॉल्व करके यहाँ पे आ जाओ, बोल दूँ इस तरह कर लो, ऐसा नहीं। ठीक है, तो चलिए, गलत पद वापस वही चीज़ है। अच्छा ये तो वही है, सॉरी, यहाँ पे पोज करके आप कर सकते हो। भाग तो नहीं रहा, सिंपल ही जा रहा है, तो डिफरेंस ही देखना पड़ेगा, या तो कोई स्क्वायर क्यूब, नहीं शायद, देखते 15 बढ़ गया, 35 बढ़ गया, 52 बढ़ गया, 78 बढ़ गया, 105 बढ़ गया। अब इसमें ना 2 डिफरेंस गलत होते हैं, क्योंकि एक नंबर गलत होने से डिफरेंस 2 गलत पड़ जाते हैं, तो थोड़ा टफ होता है, लेकिन ट्राई करते हैं, अगर कुछ मिल जाए। 15 35 टफ होता है ये, तो इतना सोचना पड़े तो मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, वैसे मैंने सब कर दिया, और कुछ बचा क्या? नहीं, ये तो हमने कर दिया था, है ना, ये तो हमने कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1 बच गया, कोई बात नहीं भाई, फिर रीजनिंग पे चले जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करो, यही एग्जामिनेशन की स्ट्रेटेजी है। मैंने ये इसीलिए तो छोड़ा था, मुझे इसमें पता होता है, एक आध तो ऐसा निकलता है, ये टाइम पे नहीं होता। अगर मैं अभी आपको शांति से करूँ तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम में हमारे पास उतना टाइम नहीं होता, टाइम के अंदर अंदर करना होता है। तो मैंने वो स्ट्रेटेजी बताई, मैं बाद में कर लूँगा, ठीक है, पर मुझे अभी आपको वही बताना है कि टाइम पे कैसे करते हैं, एग्जाम में कैसे करते हैं। पर अगर आप में से किसी को भी ये आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं भी कर लूँगा, आंसर तो मुझे भी आ जाएगा, लेकिन शायद 2 मिनट लग जाए, 3 मिनट लग जाए, हो सकता है। ठीक है, हमारे पास 2-3 मिनट एग्जाम में नहीं होती, तो मैं अभी के लिए ये छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और ये भी लिखना अगर कितने टाइम में आया है। अगर आपका 1 मिनट के अंदर आया है तो वेल डन। ठीक है, मेरे से तो नहीं हुआ, आपसे हो रहा है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, ऑलराइट देन, सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो भी क्या करना है, आपको शेयर करना है, लाइक करना है। शेयर कीजिए, आपके अलग अलग जो भी फ्रेंड्स है उसके साथ शेयर कीजिए, बहुत ज़रूरी है। मुझे जब बहुत सारे लोग देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप देख रहे हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर यहाँ तक देख रहे हो तो अच्छा लग ही रहा है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मेरी चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बाजू में बटन आएगा ना, बेल आइकन, उसको प्लीज़ प्रेस कर दीजिए, क्योंकि उसके कारण आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, मिलते देन, हैव ए नाइस वन, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग।